यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को सीधे निशाना बनाना अब शुरू कर दिया, जबकि रूस ने यूक्रेन पर और ज्यादा कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रूस ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें यूक्रेन के 5 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है। और इसके अलावा रूस ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उसने ये दावा किया है कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को जो हथियार सौंपे हैं उसकी एक बड़ी खेप रूस ने जब्त कर दी है। यूक्रेन में घुसी रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाले जेलेंस्की के हर सैनिक को सजाए मौत दे रही है। रूस की फौज यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मौत के गोले बरसा रही है। यह वीडियो रूस की सेना ने जारी किया है जिसमें एक टैंक यूक्रेन की जमीन पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये टैंक लगातार गोले दागते हुए आगे का रास्ता तय कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि उसे यूक्रेन के सैनिकों के एक ट्रूप का पता चला था जो उनके टैंक की रेंज में था। इसके बाद रूस ने दुश्मन के ट्रूप को निशाना बनाते हुए मौत के गोलों की बौछार कर दी। रूस ने इस हमले में यूक्रेन के 5 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। दरअसल रूस पहले जंग के वीडियो जारी नहीं करता था, जबकि यूक्रेन की ओर से सोशल मीडिया पर युद्ध का रोजाना अपडेट दिया जाता है। युद्ध के पहले दिन से जेलेंस्की ने यह पॉलिसी अपनाई है जिसका फायदा उन्हें युद्ध में खूब हुआ। यूक्रेन के सैनिकों का जोश हमेशा हाई रहा, जबकि रोज 500 से 700 साथियों की मौत का दावा सुनकर रूस के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा था। इसलिए अब रूस ने भी यूक्रेन की सोशल मीडिया पॉलिसी अपना ली है। अब रूस की तरफ से भी हमले के वीडियो जारी किए जा रहे हैं ताकि रूस के सैनिकों का जोश कम न होने पाए। रूस ने एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस का एक सैनिक पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिली हथियारों की खेप को दिखा रहा है। रूस का दावा है कि हथियारों की ये खेप उसने यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़कर कब्जे में की है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रही हथियारों की सप्लाई से रूस की सेना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि रूस की सेना यूक्रेन में फंस चुकी है। अगर पुतिन अपनी सेना को वापस बुलाते हैं तो उनकी हार मानी जाएगी, इसलिए पुतिन ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों की अंधाधुंध सप्लाई जारी रखी है, जिससे रूस की सेना यूक्रेन में आगे तो नहीं बढ़ पा रही, उल्टे जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उन्हें यूक्रेन के सैनिक हथियारों के दम पर छीनने में जुटे हैं। ऐसे में रूस ने बौखलाकर यूक्रेन पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। युद्ध यानी तबाही, बर्बादी और बारूद। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन ही नहीं, दुनिया ने भी आर्थिक नुकसान झेला है। पश्चिमी मीडिया के आंकड़ों पर एक आइए नजर डालते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अभी तक कितना किसे नुकसान हुआ है। देखिए, यूक्रेन को 8 लाख करोड़ रुपए का अभी तक इस वॉर के दौरान नुकसान हो चुका है। जी, हम साल 2022 की बात कर रहे हैं। अगर रशिया की बात करें तो 8,000 अरब रुपए का नुकसान रशिया को ही हुआ है अकेले। देखिए, पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट से दावा करते हैं, दुनिया की बात की जाए तो 24 लाख करोड़, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दुनिया को इस वॉर से अभी तक नुकसान हो चुका है। तो साल 2022 की हम लगातार बात कर रहे हैं, किस तरीके से रशिया, यूक्रेन और साथ साथ जो पूरी की पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, इस युद्ध की चपेट में आया था और कितना नुकसान हुआ है, ये हम आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए लगातार दिखा रहे थे। देखिए, पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने नाटो देशों से मिले ड्रोन से रूस में खूब तबाही मचाई है। एयरबेस से लेकर सैन्य ठिकानों तक धुआं धुआं कर दिया है, लेकिन अब रूस की सेना ने ड्रोन का तोड़ भी तैयार कर लिया है। रूस की सेना ने एक जैमिंग स्टेशन तैयार किया है जो कई किलोमीटर दूर ड्रोन को टारगेट से भटका देगा। करीब 11 महीने से जारी संघर्ष में दुनिया ने हर युद्ध से अलग एक हथियार देखा, जिसे ड्रोन कहा गया। आसमान में उड़ती इस मौत से पुतिन भी घबराए और जेलेंस्की भी, क्योंकि दोनों के गढ़ में इन ड्रोन ने
घातक प्रहार किया। लेकिन अब इस बारूदी मौत से बचने का रूस ने तोड़ निकाल लिया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ड्रोन को ट्रैक करने के लिए जैमिंग स्टेशन बनाया है। ये स्टेशन 150 किलोमीटर का इलाका कवर करेगा। महायुद्ध में रूस को ईरान से शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप मिली, जिसने तबाही का इतिहास गढ़ दिया, बारूदी बारिश कर दी और बस्ती की बस्ती राख में बदल दी। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की माने तो इस जंग में रूस के 2500 तो यूक्रेन के 2800 से ज्यादा ड्रोन एक दूसरे का शिकार बने हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम के निशाने पर आकर नष्ट हो गए हैं। जंग में रूस के घातक ड्रोन यूक्रेन की सुरक्षा भेद कर टारगेट से टकराए और तबाही मचा दी, जिसका बदला लेने के लिए जेलेंस्की ने साथी देशों से ड्रोन की बड़ी खेप मांगी, जो वक्त रहते मिली भी और जिसने बारूदी बवंडर उठाया भी। नेटो के किलर ड्रोन से बचाएगा। जैमिंग स्टेशन से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर उड़ता ड्रोन ट्रैक किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करके ड्रोन को डिसलोकेट किया जा सकता है। यानी जैमर के जरिए दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक से भटका दिया जाएगा और दिशाहीन ड्रोन जमीन पर गिर जाएगा। यूक्रेन ने इस युद्ध में सबसे ज्यादा तुर्की के बारख्ताश ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बारख्ताश एक लेजर गाइडेड बमों से लैस छोटे प्लेन के बराबर का ड्रोन है, जो निगरानी करने के साथ साथ हमला करने में सक्षम है, यानी बम और मिसाइल गिरा सकता है। बारख्ताश ड्रोन 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस ड्रोन की रेंज 4000 किलोमीटर की है, यानी इतनी दूरी तक हमला या जासूसी करने जा सकता है। एक बारख्ताश ड्रोन की कीमत 17 लाख पाउंड तक हो सकती है। इसलिए रूस और यूक्रेन दोनों छोटे और कमर्शियल मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए नेटो देश लगातार यूक्रेन को नए नए हथियार दे रहे हैं। ड्रोन के इस दम ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ कई मोर्चों पर मजबूत किया था, लेकिन अब रूस की सेना ने ड्रोन का तोड़ और अपने आसमान के लिए कवच तैयार कर लिया है, जो युद्ध में उसे मजबूती देगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की सेना ने शनिवार को एक जोरदार मिसाइल अटैक करके दनीप्रो शहर में बड़ी बिल्डिंग को उड़ा दिया है। रूस ने अपनी सोवियत जमाने की एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल KH-22 से अपार्टमेंट को उड़ा दिया। आइए आपको बताते हैं कि ये एंटी शिप मिसाइल आखिर कितनी ताकतवर है। KH-22 एक लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है। 1960 के दौर में इसका निर्माण अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को नष्ट करने के लिए किया गया था। आपको ये भी बताएं, रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 से लेकर अब तक 210 KH-22 मिसाइल से हमला कर दिया है और इस मिसाइल को ट्रेस करने में कई देशों के डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुए हैं। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 950 किलोग्राम है और ये 5600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट पर अटैक कर सकती है। इसकी रेंज भी आपको बताएं, इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक की है। और KH-22 की एक्यूरेसी यानी कि सटीक निशाना लगाने की अगर काबिलियत की बात करें तो 100% है। आपको ये भी बताएं कि ये जब अपने लक्ष्य से टकराती है तब जोरदार धमाके के बाद जमीन पर 14 फीट गहरा गड्ढा भी बन जाता है। गड्ढे का व्यास यानी कि डायमीटर की अगर बात करें तो 5 मीटर तक होता है और 27 किलोमीटर ऊपर से जमीन पर लगा निशाना सकती है ये। और महायुद्ध के बीच नाटो ने दावा किया है कि यूक्रेन में छिड़ी जंग अपने आखिरी दौर में अब चल रही है। हालांकि यह जंग 2024 तक जारी रह सकती है, जिसकी अहम वजह बनेगा 30 देशों का ताकतवर संगठन नेटो। और इस जंग को यूक्रेन जीते, इसके लिए नाटो ने एक खास प्लान भी अब तैयार कर लिया है।
2022 में शुरू हुआ युद्ध 2023 में भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जंग के मैदान में जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि 2023 में भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होने वाला, बल्कि ये 2024 तक भी खिंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की पूरी तबाही निश्चित है और रूस की आर्थिक बर्बादी भी तय है। जबकि दो देशों की जंग में यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले नेटो देशों के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ने वाला है। नेटो ने जो इशारा किया है उससे डिफेंस एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि यूक्रेन पर हाथ डालकर रूस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नेटो यूक्रेन को और ज्यादा ताकतवर हथियारों की सप्लाई करने जा रहा है, जिससे ये तय है कि यूक्रेन में रूस की सेना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रविवार को जर्मन मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन जल्द ही पश्चिमी देशों से और भारी हथियारों की उम्मीद कर सकता है। कीव ने लंबे समय से टैंकों समेत भारी हथियारों पर जोर दिया है, लेकिन पश्चिमी देश युद्ध में शामिल होने या रूस को भड़काने के डर से ऐसे हथियार देने से कतराते आए हैं। जंग के मौजूदा हालात में भारी लड़ाकू उपकरणों की जरूरत है और मैं निकट भविष्य में यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों की उम्मीद करता हूं। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन की जंग आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। उन्होंने अमेरिका समेत सभी नेटो देशों के सामने अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए कहा कि यूक्रेन में जारी जंग एक निर्णायक दौर में चल रही है, इसलिए ये अहम है कि हम यूक्रेन को वो हथियार दें जो उसे रूस से जीत दिलाने में मदद करें। नेटो महासचिव ने कहा कि रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन की सेना और ज्यादा ताकतवर हुई है। उसने अपना वेपन गोडाउन और ज्यादा खतरनाक हथियारों से भर दिया है। नए साल की शुरुआत में फ्रांस ने फ्रेंच AMX 10 RC लाइट टैंक दिए, तो जर्मनी ने यूक्रेन को 40 जर्मन मोरॉडर पैदल सेना के वाहन भेजे, तो वहीं अमेरिका ने 50 ब्रेडली लड़ाकू वाहन देने का ऐलान किया। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक देने का वादा किया है। नेटो देश अब यूक्रेन को जंगी टैंक की बड़ी खेप देने पर तेजी से विचार कर रहे हैं। जेलेंस्की भी कई बार इन देशों से भारी टैंकों की मांग कर चुके हैं। दरअसल अब तक यूक्रेन की सेना डिफेंसिव मोड में थी, लेकिन रूस के कब्जे वाले 4 सीमांत राज्यों में आधा इलाका छीनने के बाद अब यूक्रेन का हौसला बढ़ा है। यूक्रेन की फौज को लगता है कि अगर उसके सैनिक टैंकों के साथ आगे बढ़े तो रूस की सेना को खदेड़कर सीमा पार धकेला जा सकता है। रशिया यूक्रेन बैटलफील्ड से इस वक्त की एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर अटैक कर रहा है और इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर पलटवार भी कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकानों पर रॉकेट दाग दिए हैं और इसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में यूक्रेन की सेना रॉकेट दागती हुई नजर आ रही है। दावा ये किया गया कि हमले में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। महायुद्ध में बारूदी बारिश के बीच यूक्रेन ने नए आंकड़े भी अब जारी कर दिए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी इन आंकड़ों में रूस को पहुंचाए गए नुकसान को बताया गया है और ग्राफिक्स के जरिए अब कितना नुकसान अभी तक हुआ है, क्या दावा किया गया है, ये आपको बताते हैं। सैनिक बताए गए 1,15,290 सैनिक अभी तक गंवाए जा चुके हैं। ध्यान रखिए, ये यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से डेटा जारी किया गया है। टैंक्स की अगर बात करें तो 3,106 टैंक्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं आर्टिलरी का अभी तक जो नुकसान हुआ है वो बताया गया। 2094 आर्टिलरी खो चुका है इस युद्ध में। और इसके अलावा अगर रशिया की बात करें तो यूक्रेन की ओर से दावा यह किया गया है कि सेना की 6,183 जो गाड़ियां हैं वो उसको नुकसान पहुंचाया गया है यूक्रेन की ओर से। और एयरक्राफ्ट भी जान लीजिए, 286 एयरक्राफ्ट का भी अभी तक इस युद्ध में नुकसान हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स 276 रशिया ने गंवाए हैं इस युद्ध में।
इसके अलावा जंगी जहाज भी आप जान लीजिए। जो बारूदी नुकसान हुआ है उसमें बताया गया कि 17 जंगी जहाज भी रूस की ओर से गंवाए जा चुके हैं। और यूक्रेन का दावा यह भी है कि रूस ने जंगी जहाज 17 गंवाए हैं। रक्षा मंत्रालय यूक्रेन की ओर से ये डेटा जारी किया गया है। और याद कीजिए, मॉस्को को भी गंवाने का बड़ा दावा किया गया था, जिससे कि पुतिन बैकफुट पर आ गए थे। और ये तमाम जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है। और साफ तौर पर दावा इस बात का पुतिन की ओर से भी किया जाता रहा है, रशिया की ओर से भी किया जाता रहा है कि यूक्रेन दरअसल इस तरह के जो डेटा है वो इसलिए जारी करता है क्योंकि वो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है। आर्टिलरीज 2094 ध्वस्त कर दी गई हैं यूक्रेन की ओर से। और देखिए, सबसे खतरनाक तो ये है कि युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सेना की गाड़ियों का जो आंकड़ा सामने आया है रक्षा मंत्रालय यूक्रेन की ओर से, वो भी जानिए। 6183 सेना की ऐसी गाड़ियां हैं जो नेस्तनाबूद इस युद्ध में हो चुकी हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, निप्रो में हुए रूस के हमले में मरने वालों की संख्या अब 35 जा पहुंची है। वहां के गवर्नर ने कहा है कि कई लोगों की स्थिति अब गंभीर बनी हुई है। निप्रो शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। याद कीजिए, निप्रो शहर वो शहर जहां पर यूक्रेन की ओर से दावा किया गया था कि रशिया ने केमिकल अटैक किया है। और केमिकल अटैक के बाद कई लोगों के मारे जाने का दावा भी यूक्रेन की ओर से किया गया था। लेकिन एक बार फिर से ये बड़ा दावा किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से कि निप्रो शहर पर अटैक किया गया और अटैक के बाद 35 लोग मारे भी गए। और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। कई इलाकों में बर्फबारी के कारण आवाजाही पर भी सीधा असर पड़ा है। हिमपात से रोहतांग दर्रे में अटल टनल की गाड़ियों की आवाजाही के लिए अटल टनल को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 3 दिन बाद उसे खोल दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार बर्फबारी हो रही है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है, जिसके कारण आवाजाही पर सीधा असर हुआ है। अब खबर यह है कि अटल टनल को 3 दिन के बाद अब खोल दिया गया है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, सड़क किनारे जमी बर्फ, पेड़ की टहनियों पर बर्फ। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ से लेकर सड़क तक बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। पेड़ की टहनियों और पत्तियों पर बर्फ जम गई। जहां तक नजर गई सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखी, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। केलांग मनाली होते हुए अटल टनल से गुजरने वाली सड़क पर 3 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ की परत जम गई, जिसकी वजह से इस मार्ग को सभी तरह की गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। जिसके बाद बीआरओ की टीम एक्शन में आई और बर्फबारी में दबी सड़कों को बर्फ हटाने वाली मशीन के जरिए साफ किया। और 3 दिन बाद केलांग मनाली सड़क मार्ग वाया अटल टनल को वाहनों के आवाजाही के लिए खोल दिया गया। लेकिन अभी भी बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति और उदयपुर में कई सड़कें बंद हैं। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को मौसम को देखते हुए यात्रा करने की एडवाइजरी जारी की है। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई शहरों में तो पारा माइनस में जा पहुंचा है। वहीं माउंट आबू में सर्दी ने पिछले 29 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य के 6 जिलों जिसमें नागौर शामिल है, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के लिए मौसम विभाग ने अब ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही 16 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लगातार ठंड का प्रकोप राजस्थान में अब देखने को मिल रहा है। 5 शहरों में 0 से नीचे तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान में शीतलहर का कहर, 6 जिलों में शीतलहर का कहर, 5 शहरों में 0 से नीचे लुढ़का पारा। माउंट आबू में टूटा 29 साल का रिकॉर्ड। घास के मैदानों में बर्फ की सफेद परत। राजस्थान के कई जिलों में सर्दी का सितम जारी है।
माउंट आबू में तो कड़ाके की ठंड ने करीब 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश के 12 हिल स्टेशन में से सबसे ज्यादा माउंट आबू में ठंड रिकॉर्ड की गई। यहाँ 1994 के बाद पहली बार तापमान -60 डिग्री पर पहुँच गया। आलम यह है कि घास के मैदान सफेद हो गए तो घर के बाहर रखे बर्तन और दूसरी चीजों में पड़ा पानी भी जम गया। यहाँ तक कि लोगों के कपड़ों पर भी बर्फ जमने की खबर है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। इस बीच मौसम विभाग के नए अलर्ट ने लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। तो जम्मू कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी जारी है। यहाँ शोपियां जिले में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है। भारी बर्फबारी के बीच सीआरपीएफ के जवानों की योग करते हुए वीडियो भी उनका सामने आया है। बर्फ की मोटी परत पर हिमवीर एक्सरसाइज और योग का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर के शोपिया से सामने आई, जहां पर बर्फबारी और शीतलहर का कहर एक तरफ है तो दूसरी तरफ आप देखिए कैसे यहां पर योग करते हुए जवान नजर आए। धरती का जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। तकरीबन पूरी घाटी बर्फ से ढक गई है। भारी बर्फबारी और हाथ कपा देने वाली ठंड के बीच एक वीडियो शोपिया से आया है, जहां भारी बर्फबारी की वजह से 2 फीट मोटी बर्फ की परत जमी है और इस बर्फ के ऊपर सीआरपीएफ के जवान योग और एक्सरसाइज करते नजर आए। वीडियो में यह भी देखा गया कि मैदान में बर्फ जमा हुआ है और इस पर खुद को फिट रखने के लिए जवान अलग अलग तरह से एक्सरसाइज और योग आसन कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शोपिया में माइनस में तापमान है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है, लेकिन इस बीच ये जवान खुद को फिट रखने के लिए योग आसन कर रहे हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फकाल चल रहा है क्योंकि लगातार आसमान से सफेद बर्फ अब गिर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से और सर्दी के प्रकोप से लोगों को अभी तक राहत नहीं मिलेगी। 19 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के साथ कई इलाकों में बर्फबारी भी रहने वाली है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, मंडी और धर्मशाला में भी बर्फबारी का दौर चल रहा है। आपको बताएं इस बर्फबारी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर्यटकों के चेहरे अब खिले खिले दिख रहे हैं। और फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, मनाली, मंडी, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो चौतरफा सफेद बर्फ की मोटी चादर। ऐसे में न सिर्फ पर्यटक खुश है बल्कि पर्यटन कारोबारी भी खुश है। तो भीषण बर्फबारी का दौर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी जारी है। शनिवार को शिमला के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण आवाजाही पर असर पड़ा। हिमपात से हिमाचल प्रदेश में 4 हाईवे समेत छोटी बड़ी 276 सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड के चमोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ में बर्फ भी पड़ी है। जनवरी में मैदानी इलाकों में जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है तो वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम समेत हर्षिल घाटी में भीषण बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत को हटाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मशीनें लगातार काम कर रही हैं। ये तस्वीरें भगवान बद्री विशाल के दरबार की हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। मंदिर की छत और सीढ़ियों पर भी बर्फ की परत दिखी। दूर दूर तक घर की छतें बर्फ में ढकी नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। उधर कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियां बर्फ से पूरी तरह ढक गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फबारी से पूरा जंजैहली घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। भारी बर्फबारी से पहाड़, पेड़, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां सफेद हो गईं। ऊंचाई वाले इलाकों में 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। उधर हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फीला तूफान देखने को मिला और देखते ही देखते आसमान सफेद घने बादलों से घिर गया तो पहाड़ से सड़क तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने हिमाचल के सोलंग नाला से आगे अटल टनल रोहतांग की तरफ जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़कों पर उतरते हुए दिखे। केजरीवाल का प्रदर्शन उपराज्यपाल के खिलाफ था। केजरीवाल शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे थे। उन्होंने कहा कि एलजी शिक्षकों को फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एलजी पर दिल्ली में योग कक्षाओं पर रोक लगाने का भी आरोप लगाया। अभी तक 1000 से ज्यादा टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं
अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? और आज दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू हुआ तो हंगामे की भेंट चढ़ गया। एक और जहां आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी की तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगाकर पहुंच गए और उसके बाद स्पीकर भी हैरान रह गए। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर एलजी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। पहले विधानसभा में हंगामा होता है और उसके बाद एलजी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया तो दूसरी तरफ बीजेपी भी केजरीवाल के खिलाफ अनोखे तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आई। बीजेपी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के आप तस्वीर देखिए, आपको नजर आएगा कि कैसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर और सिलेंडर हाथ में लिए सड़कों पर उतर गए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। और चंडीगढ़ में हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया और इस वीडियो में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक लड़की को टक्कर मार दी। घटना की तस्वीरें पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में अब रिकॉर्ड भी हो चुकी हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चंडीगढ़ में हिट एंड रन केस हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी और बताया गया कि ये लड़की बीती रात करीब 11:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ जब वो लड़की स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही थी कि तभी तेज रफ्तार गाड़ी आई और लड़की को टक्कर मार दी। दरअसल ये तेज रफ्तार जो गाड़ी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं लाल घेरे में कि रॉन्ग साइड से आई थी और वहां लड़की जब स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही थी तो वो उसे रौंदती हुई चली गई। हालांकि लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में दिखाई दिया कि रात के समय एक सड़क पर ट्रैफिक सामान्य था, गाड़ियां चल रही थी। सड़क के किनारे एक लड़की कुछ स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां आती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या लड़की और किनारे हो पाती, गाड़ी ने लड़की को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर कितनी जोरदार थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो लड़की उछलकर कुछ फीट दूर जा गिरी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना चंडीगढ़ के सेक्टर 53 फर्नीचर मार्केट की बताई गई। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। तो भारतीय सेना में सेवा देने के लिए अग्निवीरों का पहला बैच पूरी तरह से तैयार है। अग्निवीरों के पहले बैच से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया। पीएम मोदी ने सभी युवाओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सरहद की सुरक्षा का लिया शपथ, दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे बनकर आफत। अग्निवीरों का जोश हाई है। सीधे ट्रेनिंग कैंप से हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर आई है। देश की सुरक्षा और देशभक्ति के जज्बे से लबरेज ये नए अग्निवीरों का पहला बैच है। भारतीय फौज के ये नए फौलादी दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीनों फौज के इन जंबाजों से सीधा संवाद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों के पहले बैच को शुभकामनाएं दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट में ट्रेनिंग ले रहे नए रंगरूट सीधे प्रधानमंत्री से मुखातिब हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश सेवा में जुटने जा रहे इन युवा फौजियों को शुभकामनाएं दी।
सरकार ने पिछले साल जून में तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निवीर स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत देश के 40,000 युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया। 17 से 21 साल के इन युवाओं को कठिन ट्रेनिंग दी गई। इस सब के बाद अब ये भारतीय फौज का हिस्सा बनने और राष्ट्र रक्षा के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सरहद की सुरक्षा के लिए शपथ। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़े एक बड़ी खबर आपको बताएं। सरहद जम्मू कश्मीर से एक जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नए साल के मौके पर हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में शामिल आतंकवादियों की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। आरोप यह है कि इन लोगों ने बंदूक की नोक पर खाना खाया और पैक भी कराया। आतंकवादियों के इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। राजौरी में हुए हमले में शामिल आतंकवादियों की तस्वीरें सामने आई। इसमें आतंकवादी एक घर में बैठे खाना खाते दिखाई दिए। इस तस्वीर में एक आदमी पीठ पर बैग टांगे दिखाई दिया। बताया गया है कि यह तस्वीर राजौरी के नाराला बंबल से सामने आई। यहाँ ये लोग एक पंच के घर पर ठहरे थे। इन दोनों ने परिवार को धमकी देकर खाना लिया। इन लोगों ने वहाँ खाना खाया भी और पैक भी करवाया, जिसके बाद आतंकवादियों ने ढांगरी इलाके में खूनी खेल खेला। नए साल के मौके पर आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी थी। खबरों के मुताबिक दोनों आतंकवादियों ने एक महिला के घर पर भी खाना खाया था, लेकिन उस परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी, जिसके 2 दिन बाद ही आतंकवादियों ने 7 लोगों की हत्या कर दी। हालांकि बाद में पुलिस ने उस महिला को भी हिरासत में ले लिया था और आतंकी हमले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आटे का संकट दिन ब दिन और ज्यादा गहराता जा रहा है। आटे के लिए मरने मारने पर उतारू पाकिस्तान से अब एक नया वीडियो भी सामने आ चुका है और इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि ये कोई जैसे बाइक रैली हो रही हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से एक और तस्वीर सामने आई जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई बाइक रैली वहां से निकाली जा रही है। इस वीडियो को देखकर आप इसे किसी बाइक रैली का नजारा समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये मंजर आटे की किल्लत से जूझ रहे पाकिस्तान का है, जहां आटे के लिए मारामारी का ये सबसे नया वीडियो है। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में आटे से लदा एक ट्रक सड़क से गुजरता हुआ दिखाई दिया, तो मुट्ठी भर आटे को तरसते पाकिस्तान के लोगों ने ट्रक का पीछा शुरू कर दिया। हर किसी का मकसद एक था कि किसी तरह से आटे की एक बोरी हाथ लग जाए। एक बाइक सवार तो ट्रक के बिल्कुल करीब पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन पैसे होने के बावजूद आटा हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान में महंगाई और खाने पीने की चीजों का संकट ऐसा है कि 140 से 160 रुपए किलो आटा बिक रहा है। आटे की स्मगलिंग तक हो रही है। आटा लेने के लिए लोग एक दूसरे की जान के प्यासे तक बन चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये हैं कि खाने पीने की चीजों की किल्लत भी वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें शर्म आ रही है। एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में हथियार, एक हाथ में कर्ज का थैला, दूसरे में बम का झोला। कुछ यही हाल है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, क्योंकि आज पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो, प्याज 250 रुपये किलो, सरसों का तेल 500 रुपये प्रति लीटर है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में रोजमर्रा के सामान का नया रेट कार्ड लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। कर्ज में दबे कंगाली के घर में पहुंच चुके पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों को लेकर हाहाकार मचा है। जनता में आक्रोश है और लगातार सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तबाह होते पाकिस्तान के पास अपने लोगों को बचाने का जो रास्ता बचा है वो है कर्ज। लेकिन चीन और सऊदी अरब के टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान के सियासतदान गैरत, इज्जत और शर्म की बात कर रहे हैं। सही वक्त पर सही फैसले लेने के बजाय पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कभी कश्मीर का राग अलापा तो कभी अपनी जमीन पर आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा किया। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि मित्र देशों से और कर्ज मांगने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है।
अब भला शहबाज शरीफ को कौन समझाए कि मुल्क की इज्जत और गैरत तो पहले से ही उन लोगों ने चीन और कर्ज देने वाले दूसरे देशों के यहाँ गिरवी रख दिया है। अब जनता को भूख से बचाने के लिए कर्ज लेने में शर्म किस बात की। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ थोड़े दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे। इस दौरान वहां मदद की भीख मांगी, जिसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद ने पाकिस्तान को 1 अरब अमेरिकी डॉलर का और मदद देने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर रह गया है। इस रकम से सिर्फ 3 हफ्ते का आयात ही किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा संकट के कारण आटे जैसी जरूरी सामग्री का आयात नहीं हो पा रहा है। बंदरगाहों पर खाद्य सामग्री और दवाएं अटकी हुई हैं। पाकिस्तान के ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन और दूसरे देशों से मिला कर्ज उसकी कुल GDP का 84% तक पहुंच चुका है। यानी पूरा पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह विदेशी मदद और विदेशी कर्ज पर जी रहा है। देश में चल रहे आटा संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार रूस से गेहूं खरीद रही है, लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को कर्ज मांगने में शर्मिंदगी महसूस होती है। मुंबई के पास ठाणे में कॉलेज के कुछ छात्रों ने गाड़ियों में तोड़-फोड़ की है। इन लोगों ने गली में खड़ी कई गाड़ियों को निशाना भी बनाया, ऐसी जानकारी मिल रही है। आरोपियों की हरकत CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और जिसके आधार पर पुलिस इस वक्त कार्रवाई कर रही है। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि रात के समय एक गली में कई गाड़ियां खड़ी थी। गली के दोनों किनारों पर दोपहिया गाड़ियों की कतार लगी थी। इस दौरान 3 लड़के हाथ में डंडे लेकर वहां पहुंचे। इन लोगों ने कतार में खड़ी गाड़ियों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। तीनों लड़कों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। काफी देर तक तोड़फोड़ करने के बाद तीनों ही लड़के वहां से चले गए। इस दौरान इन लोगों ने अपने मुंह ढक रखे थे। हालांकि उनकी हरकत गली में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि उल्लासनगर में छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद हो गया था। इसी वजह से एक गुट के छात्रों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने CCTV वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जमीनी विवाद में एक महिला के साथ मारपीट की गई है। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल भी हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दिया कि एक महिला से कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। इन लोगों ने महिला को बुरी तरह पीटा। इस दौरान उसकी मदद के लिए आई एक अन्य महिला को भी धक्का देकर हटा दिया गया। हालांकि वो पीड़ित की मदद करने में पीछे नहीं हटी। उधर मारपीट की वजह से पीड़ित की हालत खराब हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने दूसरी महिला के साथ भी मारपीट की। गांव के लोग केवल तमाशबीन बने रहे। कोई भी पीड़ितों की मदद के लिए आगे नहीं आया। हालांकि भीड़ में मौजूद एक आदमी ने घटना की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली। बताया गया कि जमीन विवाद की वजह से एक परिवार के लोगों ने परिवार की ही एक महिला से मारपीट की थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।